तो बच्चों, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा और जाना, आई होप आपको वो सब कुछ क्लियर है। तो अब हम पार्ट 2 में पढ़ते हैं और चलो शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे परमाणु कक्षकों की अतिव्यापन के बारे में, एक्साइटमेंट के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो क्या होता है, इनकी ओवरलैपिंग कैसी होती है। मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग शेल्स हैं, दो अलग अलग कक्षक हैं। तो इसके अंदर सिंपली इनके पास बॉन्डिंग दिखाई गई है। सबसे पहले अगर मैं इधर बात करूँ, यहाँ पे दिया हुआ है PZ और PZ की बॉन्डिंग कैसे होती है, ऐसे, ये ओवरलैपिंग होती है। और इस ओवरलैपिंग से ही यहाँ पे क्या बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना। ऐसे ही PZ और PZ का ये दिखाया हुआ है आपके पास, अगर धनात्मक अथवा फैंस में अतिव्यापन है, यानी कि अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है पॉजिटिव और पॉजिटिव में, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो वो नहीं हो सकती है। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ही हाइब्रिडाइज करेगा। ऐसे ही P और S शेल में अगर हो रही है तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अब हम आएंगे PX ऐसे करेंगे। ठीक है, PX पॉजिटिव नेगेटिव नॉट पॉसिबल। सिमिलरली यहाँ पे PY कर रहे हैं, ये वाला नॉट पॉसिबल। अब यहाँ देखिए, अगर आपके पास PX और S है, वो ऐसे करेगा, और क्या PX और PY करेगा, नहीं। PX और PY एक साथ नहीं कर सकता, PY और PZ भी एक साथ नहीं कर सकता। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे बात करी है कि कैसे सहसंयोजी आबंध के विरचन के मुख्य कारक के रूप में जो आपके पास क्या आता है, जो आपके पास कसौटी समान भाग क्या आती है, उसके बारे में इन्होंने और बात करी है कि कैसे CH4 NH3 और H2O के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, आकृतिक क्रमक का आपको पता है वो कैसे दिखते हैं, चतुष्फलीय दिखते हैं, या ये वाला चतुष्फलीय दिखता है, NH3 पिरामिडीय दिखता है, और H2O कैसे दिखता है, मुड़ा हुआ दिखता है। तो ये सब हमें ऑलरेडी पता है। इसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास जब CH4 है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन विन्यास उसका तलस्थ अवस्था में कितना होता है, 2s2 2p2 2p1, पर अगर इसको एक्साइटेड अवस्था में डाला जाए, यानी कि इसके उत्तेजन के लिए अगर हम इसके और आगे बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि क्या ये 2s2 की जगह 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, ये 2 ही है। ठीक है, ऐसे ये तोड़ा जा सकता है, अलग अलग भागों में डाला जा सकता है। अब कार्बन के 4 परमाणु कक्षक जो हैं, जिनमें से प्रत्येक क्या है, प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, प्रत्येक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो हम क्या बोलते हैं ऐसे में कि जो 1s कक्षक हैं उनके साथ ये अतिव्यापन कर सकते हैं, यानी कि 1s कक्षक के साथ ये हाइब्रिडाइज होंगे। लेकिन अगर हम इसी प्रकार बात करें 4 CH बॉन्ड्स की, तो उनमें 90 डिग्री का एंगल होने के कारण क्या होगा, ये जो कक्षक द्वारा निर्मित जो आपके आबंध हैं, जो आपके बॉन्ड्स हैं, ये HCH कणों का मान इनमें 90 डिग्रीज होगा। और इसका क्या मतलब होगा, 3 CH के जो आबंध हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज का कोण बनाएंगे, यानी कि जो CH आबंध की दिशा होगी वो क्या होगी, अनिश्चित हो जाएगी। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि इससे क्या स्पष्ट होता है कि केवल जो कक्षकों के आपके अतिव्यापन के आधार पर CH4 के जो आबंधन है उससे हम क्या बता लिए, हम दिशात्मक गुण नहीं स्पष्ट कर सकते हैं। इन्हीं को हमें स्पष्ट कैसे करेंगे, हम आगे जाके इसे सीखेंगे कि हम इन्हें कैसे अनुरूप कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है अतिव्यापन के प्रकार तथा सहसंयोजी आबंध की प्रकृति। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं, हम यहाँ पे 2 तरीके के बॉन्ड्स, 2 तरीके के आधार पर सहसंयोजी आबंध होते हैं। एक तो होता है आपका सिग्मा आबंध तथा पाई आबंध। अब जो सिग्मा आबंध की हम बात करते हैं वो होता है सिंगल बॉन्ड, जो सबसे पहले बनाया जाता है। इस प्रकार का सहसंयोजी आबंध आबंधी कक्षों में अंतर्भिक्य अक्ष पर सिरेवार यानी कि हेड ऑन कोलिजन के द्वारा बनाया जाता है और एक्सियल होता है। इस प्रकार का जो आबंध है वो परमाणु कक्षकों के निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के संयोजन द्वारा होता है। यहाँ तो अगर SS
अतिव्यापन हो रहा है, यानी कि SS का मतलब होता है आपका SS हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रकार के संयोजन में दो अर्ध भरे यानी कि हाफ फिल्ड S कक्षकों में आपका अतिव्यापन होता है। ऐसे देखिए। दूसरा तरीका है SP अतिव्यापन, जब एक S और एक P में अतिव्यापन होता है। तीसरा है PP अतिव्यापन, यानी कि दो P के कक्ष। ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे बात हुई है पाई आबंध की। पाई आबंध के बनने के आणविक कक्षक इस प्रकार अतिव्यापन करते हैं कि उनके जो अक्ष के एक दूसरे के समांतर पर अंतर्निर्भर कक्ष से लंबवत होते हैं। यानी कि इसी प्रकार इसमें क्या होता है, पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप जो निर्मित आपके कक्षक होते हैं उनमें क्या होता है, परमाणु के तल के ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ हम क्या लगा देते हैं, एक प्लेटोनुमा आवेशित अभ्र होता है। ठीक है, इसका क्या है आगे जाके अभी इसका मतलब आएगा आपको। देखिए यहाँ पे एक पी कक्षक है और एक पी कक्षक है, इनसे क्या बना, इनसे बना एक पी अतिव्यापन, या फिर हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। और ये क्या हो गया, आपका हो गया पाई बॉन्ड। अब हम बात करेंगे सिग्मा तथा पाई आबंधों की प्रबलता, क्या कैसे वो बनते हैं और उनका आगे जाके हम आखिर कैसे उनका संकरण एवं उनका समीकरण करते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो हम इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि सिग्मा आबंध में कक्षकों को क्या अतिव्यापन अधिक होता है। इसी वजह से क्योंकि उनका अतिव्यापन अधिक होता है सिग्मा कक्षकों का, इसीलिए सिग्मा आबंध पाई आबंध की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं और ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि दो परमाणु के बीच पाए गए जो पाई आबंध होते हैं वो कभी अकेले नहीं पाए जा सकते, हमेशा उनके साथ सिग्मा आबंध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जिनमें दिशा बंध या त्रिज्या बंध उपस्थित होते हैं वैसे ही हमेशा पाई बंध देखा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके संकरण की। तो इसमें हम ये देखते हैं बच्चों कि जैसे आपके पास हो गया मीथेन या अमोनिया या पानी, इसके अंदर जो अणु है ना, हम उसकी ज्योमेट्री और आकृतियों को स्पष्ट करने के लिए पॉलिंग ने जो परमाणु दिए हैं उनके बारे में बात करते हैं। और पॉलिंग के अनुसार परमाणु जो होते हैं ना आपके अलग अलग, वो कैसे उनके जो कक्षक होते हैं वो संयोजित होकर एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक समतुल्य कक्ष बनाते हैं, एक हाइब्रिडाइज्ड शेल बनाते हैं जिसके अंदर जो आपके सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो डाले जाते हैं। और इन कक्षकों को कहते हैं, इनको हम कहते हैं संकर कक्षक। आबंध जो आपके आबंध विरचन में जो आपके परमाणु शुद्ध कक्षकों में स्थान पर संकरित कक्षकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि ऐसी परिघटनाओं में इनको हम संकरण कहते हैं या फिर हाइब्रिडाइजेशन भी इसी को कहा जाता है। लगभग समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं वो आपस में मिलकर ऊर्जा का क्या करते हैं, पूर्णिवतरण करते हैं और उनके द्वारा जो समान ऊर्जा तथा आकार वाले कक्षक बनते हैं उनकी जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, उसको संकरण कहते हैं। अब संकरण के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला है संकर कक्षों की संख्या संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। जो क्रिया में पार्ट लिए गए कक्ष हैं उतने ही संकरण कक्ष होते हैं। इसके अलावा संकर कक्ष जो होते हैं वो सदैव समान ऊर्जा तथा आकार के होते हैं, हमेशा सेम शेप और एनर्जी के होते हैं। संकर कक्षक स्थायी आबंध बनाने से शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम करते हैं। और इसके अलावा जो उनकी एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि संकर कक्षक जो होते हैं ना वो स्थायी व्यवस्था पाने के लिए क्या त्रिवम में विश्चित दिशाओं से निर्देशित होते हैं। ठीक है, अब हम इनके कुछ मूल परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे संकरण की। पहली बात तो परमाणु के जो संयोजकता कक्ष के कक्षक है वो संकरित होते हैं। ठीक है, और क्या जो संकरित होने वाले कक्षक है ना आपके, उनकी जो ऊर्जा होती है वो लगभग कितनी होती है, सेम होती है हमेशा।
और इसके अलावा संकरण के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उत्तेजन होना उनका आवश्यक नहीं है, उनका एक्साइटेड होना आवश्यक नहीं है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि केवल अर्धभूत यानी कि आधे भरे हुए कक्षक ही संकरण में भाग ले, कभी कभी संयोजकता के लिए पूरे भरे हुए भी काम आते हैं कक्षक। अब बात करेंगे हम संरक्षण के प्रकार, अलग अलग पार्ट्स ऑफ ओवरलैपिंग। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें इन्होंने एक चीज़ बताई है कि कैसे जब भी हम संकरण कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो z अक्ष है यानी कि जो z एक्सिस पर संकरण कक्षकों को पाने हेतु sp संकरण के लिए s तथा px कक्षक उपयुक्त होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, प्रत्येक sp कक्षक में 50% s लक्षण होएगा और 50% p लक्षण होएगा। लेकिन किसी अणु में जो केंद्रीय परमाणु की संयोजकता कक्ष है उसके जो कक्षक sp से स्थिरांकित होते हैं वो तथा दो परमाणु से आबंध बनाते हैं, यानी कि दो अलग अलग एटम्स के होते हैं, तो फिर अणु को रेखिक ज्योमेट्री होती है, यानी कि वो रेखिक ज्योमेट्री का होता है, लीनियर होता है। और इस प्रकार उसका हम संकरण से उसका विकर्ण संकरण भी हम उसे कह सकते हैं। यहाँ पे अब इन्होंने अलग अलग sp संकरण का उदाहरण दिया है, जैसे कि BeCl2 में sp संकरण होता है। तो कैसे होता है BeCl2 में sp संकरण, जो आपका BeCl2 का 2s इलेक्ट्रॉन है वो रिक्त 2p कक्षक के साथ एक संकरण बना लेता है, एक साथ प्रोमोट हो जाता है और एक 2s कक्षक तथा एक 2p कक्षक मिलकर एक sp संकर कक्षक बनाते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि ठीक है जी अब से इनका कोण कितना होगा 180 डिग्री सेल्सियस होगा और इनकी शेप क्या होगी, इनकी शेप होगी आपकी रेखित। ये BeCl2 का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया। देखिए इसका P है और इसका भी P है, इसका क्या है, इसका ये S है हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और ऐसे ही हम अगर आगे बात करें तो हमने यहाँ पे sp2 संकरण भी दिया हुआ है। sp2 संकरण का एग्जाम्पल क्या दिया है, BeCl3 और इसमें क्या बोला है कि BeCl3 के जो केंद्रीय परमाणु केंद्रीय बोरॉन है उसकी क्या विन्यास होगी 1s2 2s2 2p1 है ना। और इसका जो उत्तेजित अवस्था में जो इसका एक 2s है वो निकलेगा बाहर, 2s ही निकलेगा बाहर और उसकी जगह यहाँ 2s 2p कक्षक में प्रोनोट होएगा और क्या ये क्या बनाएगा, ये आपका नया कक्षक बनाएगा 2p के साथ और यहाँ पे BCl का आबंध बन जाएगा। और इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि इनका जो आबंध कोण है वो कितना है 120 डिग्री सेल्सियस। ये आपको आबंध कोण जो है वो आप इनके लर्न करेंगे। इसके बाद हम आगे आएंगे और बात करेंगे sp3 संकरण की। sp3 संकरण जो है वो कैसे किया जा सकता है, वो CH4 में हम पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें जो संयोजी आपके कक्ष हैं उसमें एक s का कक्षक है और एक p का कक्षक है और इनका जो संकरण है उससे 4 sp3 संकर कक्षक बनते हैं। अच्छा, अगर 4 sp3 कक्षक बन रहे हैं तो इसके अंदर sp3 में 25% s के लक्षण होंगे और 75% p के लक्षण होंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि sp3 की जो शेप होगी वो क्या होगी, वो होगी चतुष्फलक और जो उसके 4 कोणे होंगे और जो उसका एंगल होएगा, जो उसका आबंध कोण होएगा वो कितना होएगा 109.5, ये रहा, ठीक है। यहाँ आपको ये समझ आ रहा है, बहुत आसानी से सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। एक S, ये रहा आपका S और फिर ये आपके 3 शेल हैं इस पे दूसरे वाले, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद इन्होंने बताया हुआ है NH3 तथा H2O की संरचनाओं की व्याख्या भी sp3 संकरण से ही की जाती है और वो दिखाई है कि कैसे NH3 में भी सेम होता है। NH3 में सबसे पहले उसका ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, और जब ये हाइड्रोजन के S के साथ बनता है तो क्या बनता है, तो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन संकर में एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और नाइट्रोजन के जो 3 sp3 संकर हैं उनके कक्षकों में 3 हाइड्रोजन परमाणु 1s के साथ आपका हाइब्रिडाइज करते हैं और एक साथ बॉन्ड बनाते हैं। फिर से वही आएगा, अणुओं का जो आपको आबंध कोण आएगा वो 109.5 और जो आपका वो है वो घटकर, देखिए इससे घट के 107 हो जाता है एक्चुअल रूप में, एक्चुअली में। दिस इज एन एक्सेप्शन। इसी तरीके से यहाँ H2O भी करके दिखाया है और H2O का आबंध कोण घटकर कितना हो जाता है
104.5 डिग्री हो जाता है। ये क्यों होता है? ये लोन पेयर्स की वजह से होता है। NH3 में यहाँ पे जो लोन पेयर है और यहाँ H2O में भी है, उसके चक्कर में ऐसा जो एंगल है वो घट जाता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे sp3, sp2 तथा sp संकरण के अन्य उदाहरण। इनके और उदाहरणों के बारे में बात किया गया है, जो आप बस एक बार रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ C2H6 का बताया गया कैसे उसका sp3 संकरण होएगा, जिसकी वजह से उसका sp3s सिग्मा आबंध बनता है, ठीक है, जिसकी लंबाई 154 पिकोमीटर होती है और आबंध कोण कितना हो जाता है 109 पिकोमीटर। फिर उन्होंने बताया C2H4 में क्या होता है? sp2 संकरण होता है और एथीन का मॉलिक्यूल बनता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, कार्बन के परमाणु का एक sp2 संकरण कक्षक बनता है। किससे? अति व्यापन होने से C और C के सिग्मा आबंध का, ठीक है। यहाँ क्या बनता है? यहाँ sp2 सिग्मा आबंध बनता है, जो कैसे बनता है? एक कार्बन का परमाणु का कक्षक 2px, एक का 2py और दूसरे कार्बन परमाणु का क्या? दूसरे कार्बन परमाणु का दुर्बल पाई आबंध बनाता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे हम बोलते हैं क्या? आबंध की लंबाई हो गई 134 पिकोमीटर और उसका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 108 पिकोमीटर। उसका आबंध की लंबाई, CH वाले आबंध की लंबाई इसकी कितनी हो गई? 108 पिकोमीटर। इसी तरीके से यहाँ पे एंगल बता दिया है, ये एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। और अब है यहाँ C2H2 में sp संकरण। C2H2 में 2 पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था, क्योंकि इसके अंदर और क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ पे आपको इसके अलग अलग वो दिए गए हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। किसके हैं आपके पास ये स्ट्रक्चर? एथीन के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये और स्ट्रक्चर्स हैं, ये किसके स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं इथीन के। जो कैसे बना है? जो बना है एक कार्बन परमाणु का sp संकर कक्षक दूसरे कार्बन परमाणु के sp संकर कक्षक में अक्षीय अतिव्यापन करके, ठीक है, 2 का बनके C और C बनता है। बचे हुए जो संकर कक्षक होते हैं हाइड्रोजन के, वो अर्धभरित आधे भरे हुए 1s कक्षकों के साथ मिल जाते हैं और एक साथ बनाते हैं आपका C2H2। यहाँ ये भी बोला गया है कि इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच जो आपका पाई आबंध है वो बनता है और उसमें उपस्थित त्रि आबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा तथा 2 पाई आबंधों से मिलकर बनता है। अब हम बात करेंगे डी कक्षकों वाले तत्वों में संकरण। जो डी कक्षक वाले होते हैं उनमें जब संकरण की अगर हम बात करें तो पहले एग्जाम्पल है PCl5 का बनना, जो कैसे बनता है? sp3d के संकरण से हम क्या बनाते हैं? एक PCl5 का बनाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 3DZ का एक संकरण होता है, देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास? PCl5। हमने बोला कि एक PCl5 जब तत्व अवस्था में होता है तो ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जब वो एक्साइटेड हो जाता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाती है। वहीं पे क्या होता है? कार्बन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, वो 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं और ऐसे लग जाएंगे, ठीक है, इधर तक। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक S P3 और D का एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें इसका पता चलेगा कि ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है जिसके 5 कोने हैं और उन्मुख होता है ये, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही अलग अलग उनके शेप्स और उनके बारे में, कक्षकों के बारे में बताया गया है। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो आपको उसी का स्ट्रक्चर दिया गया है, किसका? PCl5 का, जिसके बारे में हमने अभी बनाना सीखा, इसका sp3d। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि PCl5 में जो 5 sp3d संकर आपके कक्षक हैं उसके अंदर क्लोरीन परमाणु जो है वो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में अतिव्यापन करते हैं और उससे क्या बनता है? उससे आपका PCl5 बनता है, जिसमें जो आपका एंगल है वो है 120 डिग्री सेल्सियस का कोण। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं
विषुवतीय आबंध यानी कि इक्वेटोरियल आबंध, अन्य दो जो पीसीएल है जिनके अंदर आबंध जो क्रमशः है वो विषुवतीय तल के ऊपर है या फिर नीचे है तथा उनके 90 डिग्री कोण का बनाती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं अक्षीणीय आबंध। यानी कि जो यहाँ पे एक है ये वाला, ये आपका इक्वेटोरियल हो गया और बाकी सारे आपके क्या हो गए? अक्षीणीय आबंध। इसके परिमाण स्वरूप PCl5 अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि आबंध विषुवतीय जो आबंध होते हैं उनकी लंबाई से कुछ अधिक तथा प्रबलता में कुछ कम होता है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे और बात करी है SF6 के बनने की। अब देखिए SF6 में जो S का आपका तलस्थ स्टेट में जो आपकी अवस्था है वो क्या है? 3s2 3p5। अब इसमें 3s2 3p4। अब इसके अंदर जब इसको उत्तेजित किया जाता है तो ये बनता है और अब इसमें हमने क्या डालना है? 6 फ्लोरीन डालने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना हो गया इसका? S, ये एक S, 3p और 2t, sp3d2। सिंपल है। और फिर उन्होंने sp3d2 के हमें क्या दिखा दिया? अष्टफलकीय ज्योमेट्री दिखा दी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आणविक कक्षक जो सिद्धांत है उसकी कुछ मुख्य जो सबसे पहले लक्षण है हम उसकी बात करेंगे। जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणु कक्षकों में उपस्थित रहते हैं उसी तरह अणु भी जो है वो इलेक्ट्रॉन विभिन्न आणविक कक्षकों में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। इसी के साथ आगे ये बोल रहे हैं कि आणविक कक्षक तुल्य ऊर्जाओं एवं उपयुक्त समन्वित जो आपके परमाणु कक्षक है उनके संयोग यानी कि एक साथ बनते हैं। इसके अलावा बोल रहे हैं परमाणु कक्षक जो है वो क्या है? वो कोई इलेक्ट्रॉन केवल एक ही नाभिक से में प्रभाव में नहीं रहता है, जबकि जो आणविक कक्षक है ना उनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 या 2 से अधिक नाभिकों द्वारा प्रभावित होते हैं, जबकि जो परमाणु का कक्षक होता है वो तो सिर्फ एक ही उससे प्रभावित होता है। इसी तरीके से उन्होंने बोला है कि परमाणु कक्षक में जो आपके बने हुए यहाँ पे आणविक कक्षक है उनकी जो संख्या है वो संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के ही बराबर होती है। जब 2 परमाणु कक्षक मिलाए जाते हैं तो 2 आणविक कक्षक बनते हैं। इनमें से एक आबंध आणविक कक्षक और दूसरा प्रति आबंध आणविक कक्षक कहलाता है। फिर हम बात करेंगे कैसे आबंध आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है, यानी कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो आबंध आणविक कक्षक में जाएगा और फिर प्रति आबंध आणविक कक्षक में जाएगा। जिस प्रकार परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रयुक्तता वितरण यानी कि सब घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है? किसी अणु में नाभिक के समूह के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रयुक्तता वितरण आणविक कक्षक द्वारा दिया जाता है। और लास्टली इन्होंने बोला है कि क्या परिमाणु कक्षक की जो भांति आणविक कक्षकों को भी पाउली सिद्धांत एवं हुंड के नियम के अनुसार ही भरा जाता है, एकदम सेम तरीके से उन्हें भी भरा जाता है। अब हम बात करेंगे कैसे आणविक कक्षकों का निर्माण किया जाता है। आणविक कक्षकों का जब निर्माण होता है तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं कि जो फलन इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम यानी कि उनके एम्पलीट्यूड को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तरंग फलन। ये इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड को दर्शाता है, लेकिन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले जो निकाय के लिए श्रोडिंगर समीकरण का हल अभी तक नहीं किया जा सका है। इसीलिए जो आपके आणविक कक्षक जो अणुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन करते हैं उनकी ही श्रोडिंगर समीकरण को अभी तक हल किया गया है। और इसी से हम कौन सी विधि को लाते हैं? इसी से हम ऐसी विधि लाते हैं जिसको हम बोलते हैं परमाणु कक्षकों को रैखिक संयोग यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब हम इसके बारे में और बात करने वाले हैं कि कैसे हाइड्रोजन के अणुओं के मान लीजिए 2 हाइड्रोजन परमाणु से बने, परमाणु A और परमाणु B। ठीक है, तो इनमें जो केवल सुविधा के लिए A तथा B का हमने अभी लिया है एग्जाम्पल। अब मान लीजिए कि हर एक हाइड्रोजन परमाणु की जो मूल अवस्था है वो क्या है? 1s है ना। तो एक का जो तरंग फलन होगा वो कितना होगा? वो होगा psi A
दूसरे का होगा साई बी, है ना। अब इसके अंदर क्या हम बोलते हैं कि जो तरंग फलन साई ए और साई बी के योग या अंतर द्वारा किया जाता है, जैसे नीचे दिखाया अभी देखेंगे हम, उसमें हम देखते हैं कि आणविक कक्षक कैसे डलेंगे। अब देखो ऊपर जाते जाते ऊर्जा बढ़ रही है, ये परमाणु के 2 कक्षक हैं, ठीक है। ये साई ए है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 कक्षक है, सिग्मा स्टार जो है आणविक कक्षक और यहाँ पे आबंध कक्षक। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं H2 के वो कहाँ जाएंगे, सबसे पहले वो इधर आएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और एंड में परमाणु कक्षक फिर से बंद हो जाएगा और साई भी ऐसा वही सेम तरीके से बन जाएगा। मतलब मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन का एटम ए ये रहा और बी ये रहा, दोनों उल्टे उल्टे दिशा में। सबसे पहले वो मिक्स होकर 2 कक्षक बना रहे हैं आणविक कक्षक, एक है आपका आबंध कक्षक, आबंधन कक्षक जिसकी कम एनर्जी है, उधर आके दोनों लग जाएंगे। ये बहुत ही आसान है। और इसमें जो साई स्टार है, सिग्मा स्टार वाला कक्षक है, उसे हम कहेंगे प्रति आबंधन आणविक कक्षक, और जो ऊपर वाला है, जो नीचे वाला है सिग्मा सिर्फ, उसको हम क्या कहेंगे, आबंधन आणविक कक्षक। इसके बाद आगे हम इन्हीं कक्षकों के और एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे कि गुणात्मक तौर पे जो आपके आणविक कक्षक हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होंगे रचनात्मक और दूसरे होंगे विनाशी। तो क्या कहते हैं, आबंधन आणविक कक्षक जो हैं उनके निर्माण के लिए जो आबंधी परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन तारंगों एक दूसरे के बीच में क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। और दूसरी ओर वहीं पे क्या होता है, प्रति आबंधन आणविक कक्षक के निर्माण में ये इलेक्ट्रॉन तारंग एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से निःशक्त करती हैं, अर्थात इनमें विनाशी व्यक्तिकरण होता है। तो क्या बोलते हैं, इसी से हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंट कक्षों के बारे में। और अब हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे, जब हम इस सब की बात करते हैं तो हम यहाँ बात करते हैं कि नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण बहुत ही ज़्यादा कम होता है, उनके बीच में बहुत कम अट्रैक्शन होती है, रिपल्शन होता है, जबकि प्रतिआबंधी जो आणविक कक्षक है उनमें अधिकांश इलेक्ट्रॉन जो घनात्मक है दोनों नाभिकों के बीच के क्षेत्र में दूर अवस्थित होते हैं, ठीक है, वो बहुत दूर होते हैं एक दूसरे के बीच। और ये जो नाभिकों के मध्य एक क्या बनता है, एक निष्पन्द तल बनता है जिसे हम कहते हैं नोडल प्लेन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो आपकी प्रबलता है वो एकदम शून्य होती है। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था। अब यहाँ हम ये भी पढ़ेंगे कि जब योग्य बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि प्रति आबंधन कक्ष जो हैं उनकी ऊर्जा संयोग करने वाले जो परमाणु कक्षों की ऊर्जा है उसकी मात्रा में काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है, जितनी मात्रा में आपके आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा बहुत ज़्यादा कम होती है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि आणविक कक्षकों की कुल ऊर्जा वही रहती है जो 2 मूल परमाणु कक्षकों की ऊर्जा इनिशियली होती है। अब हम बात करेंगे कि कैसे परमाणु कक्षक जो होते हैं उनका संयोग के लिए कुछ शर्तें यानी कि कुछ रूल्स हैं। पहला ये है कि संयोग करने वाले जो परमाणु कक्षक हैं उनकी जो ऊर्जा है वो समान या फिर लगभग एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि 1x कक्षक 1x कक्षक के साथ ही संयोग करेगा, 2x के साथ नहीं कर सकता। लेकिन 2s कक्षक की ऊर्जा और 1x कक्षक की ऊर्जा क्योंकि अलग अलग है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, एक और वही दिया हुआ है, हाइड्रोजन का ही दिया हुआ है। कैसे, अगर आपके पास एक हाइड्रोजन का परमाणु है, ठीक है, एक ये रहा A ये रहा B, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये आप सीख गए। अब इसी को अगर हम इस तरीके से लिख दें तो ये एकदम एक ही बात है। और हम यहाँ से लिखते हैं कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने यही एग्जाम्पल एक और चीज़ के लिए दिया है, सिग्मा 2pz दिया हुआ है और इसको क्या लिखा है, सिग्मा 2pz। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 2pz था और यहाँ पे एक 2pz था, यहाँ कोई नहीं आया, पहले ये भरा है, पहले ये भरा है और ये इसका एक आपको वो दिखा दिया है सिग्मा आणविक कक्षक, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2px यहाँ पे पाई 2px है और यहाँ पाई 2py है और उनका हमने मिलकर हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि कैसे यहाँ पे प्रति आबंधन में जो आणविक कक्षक है वो कैसा लगेगा। फिर हमने यहाँ बात करी है कि संयोजन करने वाले परमाणु कक्षकों की आणविक अक्ष जो है उसके परितः समान समीपित होना चाहिए। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो आपकी परिपाटी है उसके अनुसार क्या होता है,
आपका जो z अक्ष है उसका आणविक अक्ष मानते हैं। यानी कि यहाँ पे जो तथ्य महत्वपूर्ण चीज़ है, जो नोट करने वाली चीज़ है, वो ये है कि लगभग समान ऊर्जा वाले जो परमाणु कक्षक है वो केवल तभी संजोएंगे जब उनमें सममितता समान होगी। यानी कि उनमें जो आपकी एक्सिस है, जो आपकी ओरिएंटेशन है, वो समान होगी। यानी कि 2px कक्ष जो है वो दूसरे परमाणु के 2pz कक्षक के साथ संजोए कर सकता है, लेकिन 2px और 2py कक्षक एक दूसरे के साथ संजोए नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला है कि संयोग करने वाला जो परमाणु है वो कक्षकों के अधिकतम अतिव्यापन करना चाहिए। यानी कि जो मिलके एटम बनने वाला है उसका जो अधिक आपका अतिव्यापन होगा आणविक कक्षकों के नाभिक के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होगा। जितना वो अधिक होगा उतना ही वही अधिक होगा। अब हम बात करेंगे आणविक कक्षकों के प्रकार। आणविक कक्षकों के प्रकार के बारे में हम अभी तक जान चुके हैं। आपके पास सिग्मा है, पाई है, डेल्टा है, आदि है, जो अलग अलग आपके पास नाम है। जब हम इनकी बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं यदि अंतर नाभिकीय अक्ष को z दिशा में लिया जाए तो यह देखा जा सकता है कि जो दो परमाणु के 2px कक्षकों की जो रेखिक संयोग है उससे क्या मिलता है, 2 सिग्मा आणविक कक्ष उत्पन्न होते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे हम, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ऐसे करके आपके कक्षक बनते हैं। इसी तरीके से पाई और पाई स्टार कक्षक का भी आपका डेवलपमेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख। यानी कि आणविक कक्षकों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, सिर्फ आपको याद रखना है, बहुत आसान है। सबसे पहले आता है सिग्मा स्टार 2s, फिर आता है सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2py। ठीक है, ये तो हो गया आपके प्रति आबंधी कक्ष। और जो आबंधी कक्ष है वो सेम है, सिग्मा 2s, सिग्मा 2px, सिग्मा 2px, सिग्मा 2py और सिग्मा 2pz। एकदम सेम तरीके से हम यहाँ पे चलते हैं और इसको हमने आगे भी बहुत आगे तक ऐसे लेके जाएंगे कि कैसे पहले भरेगा। तो पहले क्या भरता है, जब हम टोटल मिला दें तो सबसे पहले हम क्या भरेंगे, सबसे पहले हम भरेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। अब देखो इसके बाद इनमें ये दोनों भरे जाएंगे क्योंकि इनका एकदम सेम होता है। पर क्या, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। ये हमेशा ऐसे ही भरा जाएगा। और यहाँ पे इसी का और आगे एग्जाम्पल दिया है फॉर B2, C2 और N2। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास तथा आणविक व्यवहार, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके अंदर कैसे आप अपना मॉलिक्यूलर बिहेवियर डाल सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यदि आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Nb है, यानी कि आणविक कक्ष है उनमें Nb इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तथा प्रति आबंधन कक्षों में जो इलेक्ट्रॉन है वो Na है, तो जो अणुओं की स्थायी होगी वो कितनी होगी, अगर Nb Na से ज़्यादा है, ठीक है, और अगर अणु अस्थायी होगा, अगर यानी कि अनस्टेबल होगा अगर Na Nb से ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं कि में आबंधन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अधिक होने के कारण आबंधी प्रभाव जो है वो क्या होता है, उसकी प्रबलता होती है जिससे एक स्थायी अणु प्राप्त होती है, यानी कि एक जैसी मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। अब हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ इंटू NB। NB क्या है आपका, NB है प्रति आबंधन कक्षक में जो होते हैं वो Na इलेक्ट्रॉन्स है, और NB है जो कौन से में होते हैं आपके, जो आपके उपस्थित होते हैं किन में, यहाँ पे आबंधी आणविक कक्षों में। तो ऐसे करके आप इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकेंगे। अगर तो आपका NB Na से ज़्यादा है तो आबंध कोटि धनात्मक होएगा, और अगर NB कम है तो वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और दोनों इक्वल हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होएगा। अब हम बात करेंगे आबंध की प्रकृति, यानी कि उसकी नेचर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आबंध की लंबाई के बारे में। सामान्यतः किसी अणु में दो परमाणु के बीच जो आबंध कोटि है, आबंध कोटि लंबाई का एक सीमित माप होता है, एक फिक्स्ड माप होता है। आबंध लंबाई आबंध कोटि के
व्युत्क्रमापी होती है। जैसे जैसे आबंध कोटि बढ़ती है वैसे वैसे आबंध लंबाई घटती जाती है। जैसे कोटि बढ़ेगी लंबाई घटेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे उसका चुंबकीय स्वभाव। कैसे जो आपकी अलग अलग ये अणु है क्या ये चुंबकीय है या नहीं है। इसमें अगर यदि किसी अणु के सभी आणविक कक्षा द्विपूरित होते हैं यानी कि पेयर्स में होते हैं तो वो पदार्थ क्या होती है, वो पदार्थ डायमैग्नेटिक होती है। और अगर उनमें से एक भी ऑड रह जाता है, एक अकेला उसमें इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक यानी कि अणुचुंबकीय होती है। इसके अलावा हमने यहाँ बात करें कि यदि आबंध कोटि 1 या 2 या 3 है तो क्या, तो हम बोलते हैं कि ये एकल या फिर द्वित्व या फिर त्रित्व आबंध कोटि है। फिर हम बात कर रहे हैं समनाभिक्य द्विमाणुक अणुओं के में आबंधन। इसमें हम सबसे पहले हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आएगी सिग्मा 1s2। बहुत आसान है, अब तक आप समझ गए होंगे। इससे इसका आबंध कोटि कितनी आ जाएगी, आबंध कोटि आ जाएगी यहाँ कितने हैं, यहाँ आबंध उसमें है 2 - 0 विच इज़ गिविंग 1। ठीक है 1। तो हम यहाँ पे इसका क्या अर्थ होगा, इसका यह अर्थ होएगा कि पहले तो हम इसकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, ये एकल है। ठीक है, सबसे पहले ये एकल है। फिर हम बात करेंगे इसका आबंध लंबाई के बारे में जो 74 पिकोमीटर है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्स में है तो हम बोलेंगे कि ये प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक है। ऐसे ही हम यहाँ पे बात करेंगे हीलियम के अणु की। हीलियम में क्या है, हीलियम होता है सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, दोनों ही 1s2 है। जब दोनों इक्वल है तो आपका आबंध कोटि 0 हो जाएगी। आबंध कोटि 0 होने का यह मतलब है कि अणु अस्थायी होगा तथा इसका अस्तित्व ही नहीं होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, हीलियम 2 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम क्या होगा, लिथियम आपको हो जाएगा क्या, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। क्योंकि ये फिर से पेयर में है तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले पेयर में होने की वजह से ये प्रतिचुंबकीय होएगा। हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो कितना होएगा बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे कितने हैं, 2 ये हो गए 2 ये हो गए तो हाफ 4 माइनस 2 ये हैं 2, जो क्या हो जाएगा 1। इसका क्या अभिप्राय होगा कि Li2 अणु स्थायी है और क्योंकि इसके अंदर आपका अयुग्मती इलेक्ट्रॉन नहीं है इसीलिए ये प्रतिचुंबकीय भी है। फिर हम बात कर रहे हैं इसी तरीके से कार्बन अणु की। क्योंकि कार्बन अणु में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2 तथा ये क्या है, ये है प्रतिचुंबकीय। अब इसमें इन्होंने बोला है कि वाष्प अवस्था में C2 प्रतिचुंबकीय है। C2 के अणुओं में दोनों आबंध पाई आबंध होते हैं क्योंकि पाई आबंध आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन अणु की भी ऐसी ही बात करी है। ऑक्सीजन का सबसे पहले नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन निकाला है, फिर उसका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन निकाला है सारा। और हमने क्या बोला है कि ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन भी हमारा प्रतिचुंबकीय है। अब इसके अनुसार ऑक्सीजन अणु चुंबकीय होना चाहिए, ऐसा प्रायोगिक तौर पर पाया भी गया। अणुचुंबकीय क्यों है ये, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए क्या है, अणु चुंबकीय। इसी प्रकार आवर्त सरणी के द्वितीय आवर्त के अन्य जो आपके अलग अलग द्विपरमाणु अणुओं हैं उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते जा सकते हैं और उनके ऐसे करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्ट्रक्चर्स भी हम बना सकते हैं। ये आपके पास अलग अलग थ्योरी, ये आपके पास B2 का स्ट्रक्चर है, C2 N2 O2 F2 और Ne2 का आपको स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है यहाँ पे। फिर है आपका आज का लास्ट टॉपिक जो है हाइड्रोजन आबंध यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन ये तीनों आपके क्या है, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तथा जब परमाणु संयोजक, जब आपके दो परमाणु मिलते हैं तो उसके द्वारा हाइड्रोजन परमाणु में जुड़े होते हैं, तब संयोजी जो आबंध के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं उसकी ओर ज़्यादा जाने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो फलस्वरूप प्राप्त आंशिक आपके यहाँ पे
धनोवेशित हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे वैद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ एक नया आबंध बना लेते हैं और इस आबंध को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आबंध। जैसे ही देखिए, हाइड्रोजन आबंध बहुत वीक होता है और ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बनाया गया हाइड्रोजन आबंध है। इन केस ऑफ HF, यहाँ पर हाइड्रोजन आबंध दो परमाणुओं के बीच एक सेतु का कार्य करता है, जो एक परमाणु को सहसंयोजक आबंध तथा दूसरे हाइड्रोजन आबंध से जोड़कर रखता है। देखिए, ये दोनों तो जॉइंट है, ये दोनों यहाँ जॉइंट है और इनके बीच में ये जो है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये एक ब्रिज बना देता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही हम बोलते हैं कि इसी प्रकार हाइड्रोजन आबंध को उस आकर्षण बल के रूप में, क्या बोला, आकर्षण बल होता है सबसे बड़ी बात, तो ये परिभाषित किया जा सकता है जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जोड़कर बांध कर रखता है। अब हाइड्रोजन आबंध का क्या कारण है? ये यहाँ का वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स है। हाइड्रोजन, इसका यह कारण होता है बच्चों कि जब यहाँ पे एक सिग्मा पॉजिटिव है और यहाँ एक सिग्मा नेगेटिव है और ये दोनों अटैच्ड है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, इसका जो प्रोटॉन है, इनके बीच में भी थोड़ी थोड़ी इंटरेक्शन होने लगती है और इस प्रकार इसको दर्शाया जाता है। क्या होता है यहाँ पे? इसमें ठोस अवस्था में यह अधिकतम होता है तथा गैसीय अवस्था में ये नामूल्य होता है, प्रेजेंस ही नहीं होता है। इस तरह से हाइड्रोजन आबंध यौगिकों की संरचना तथा उनके गुण धर्मों की प्रबलता के बारे में हमें बताता है। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है वो है रासायनिक आबंध के बनने की व्याख्याएं कीजिए, कि रासायनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। हमने पूरे चैप्टर में आपको ये समझाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों के हमें लुईस बिंदु प्रतीक बनाना है। अगर मैं Mg की बात करूं तो Mg के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएंगे। फिर हम बात करेंगे सोडियम। सोडियम में कितने हैं? 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 हैं, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 5, और ब्रोमीन में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। बाकी के अभ्यास कार्य आप खुद से करेंगे और खूब प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो।